हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यार टारगेट गुरुकुल के इस प्रीमियर इस एक्सक्लूसिव से एपिसोड में। राइट, तो मेरा नाम है यार आर्यन द्विवेदी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको फिजिक्स पढ़ाना फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज होंगे। राइट, तो अभी यार आप एक प्यारे से बच्चे थे ट्वेल्थ के जिसने यूनिवर्सिटी में एक कदम रखा है। ठीक है, आपके जो भी कॉलेज की करिकुलम होगी, एक नई कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है, नए बच्चे, नए फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं यार कि कॉलेज में स्टेप इन किया, अब काम खत्म हो गई। ठीक है, अब जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं। राइट, अब पढ़ने की उतनी आवश्यकता है नहीं, ये कहीं ना कहीं ट्रू होती है, बट स्टिल आपको बहुत एफर्ट्स मारने होते हैं, बहुत एफर्ट्स पुटअप करना होता है। एक अच्छी कंपनी में रहना होता है यार। कंपनी मतलब एक अच्छा पार्टनर खोजना होता है आपको। ठीक है, मैं फिर से वही बात बोलूंगा, पार्टनर मतलब अगर लड़की हो तो एक अच्छी सी लड़की खोजो जो कि पढ़ने वाली हो। एंड सेम गोज फॉर द बॉयज एज वेल। ठीक है, खैर ये सब बातें मैं आज करने के लिए नहीं हूँ। मैं यार आपको जो सबसे पहली यूनिट है, आपके एग्जामिनेशन की जो सबसे पहली यूनिट होती है दैट इज मैकेनिक्स। राइट, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, मैकेनिक्स ढंग से लिखूंगा यार। ठीक है, मैं बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ यार, तो इसलिए खैर मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। ठीक है, क्या होता है मैकेनिक्स, आइडिया किसने रखी, कैसे साइंटिस्ट ने खोजा कि यार मैकेनिक जैसी एक ब्रांच लाते हैं, क्या क्या डिस्कवरीज होती हैं। पता है, मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है ना यार जो आपको समझा देगी पूरी चीजें। ये यूनिवर्स एक्ट कैसे करता है, कैसी चीजें होती हैं, मैं ये पेन से लिख क्यों पा रहा हूं, वाई आई एम एबल टू राइट दिस थिंग। ठीक है, वाई आई एम एबल टू राइट दिस थिंग, इन सब का आंसर आता है मैकेनिक्स के अंदर। मतलब मैकेनिक्स यार इतनी प्यारी ब्रांच है ना कि इट इज अ एक्सप्लेनेशन फॉर द यूनिवर्स। मैं लिख दूं, इट इज द इट इज द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन फॉर द यूनिवर्स, या मैं कहूँ ऑफ द यूनिवर्स, द यूनिवर्स। ठीक है, ये यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है। हाँ, ये पेन है तो वाई इज इट एबल टू फॉल, ये यहाँ पे गिर रहा है, ये मैंने ऐसे फेंका तो मेरे हाथ पे चोट क्यों लगा, मैं इसको रखा हूं, ये मेरे हाथ में पेन है तो इस पेन पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, मेरा हाथ इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ये पेन मेरे पे पलट के एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। क्या है ये चीजें, अगर आपको 11th में नहीं पता हो, कुछ आइडिया ना हो यार, मैं बहुत बहुत बेसिक से लेके जाऊंगा, बहुत बेसिक से, एकदम कोर बेसिक से। ये लेक्चर नहीं, गोल्ड माइन होगा लिटरली। ठीक है, तो यार क्या है ये सब, कैसे यूनिवर्स एक्ट करता है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये पक्षी हवा में उड़ती कैसे है, ये झरना गिरता क्यों है, ये पानी क्यों फॉल करता है। ठीक है, सब पढ़ेंगे हम इस पर। आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा हो यार, डजेंट मैटर। आप नए नए बच्चे हो जो कि 12th में आ गए हो, डजेंट मैटर। आपने 8th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, आप अभी मेरे एपिसोड्स देख रहे हो, डजेंट मैटर। क्योंकि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ यार वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से होगा। ठीक है, आपको थ्योरी लिखनी होती है, आपको एग्जाम में टिक मार्क्स तो आता नहीं है, ऑल्दो टिक मार्क भी आ जाए तब मैं सब सफिशियंट पढ़ाता हूँ। पर अगर आपको डाउट हो, हाउ आई टीचर्स, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, कमेंट सेक्शन पड़ा हुआ है यार, एक बार जाके देख लेना उसको। ठीक है, मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा और कहाँ से स्टार्ट करूंगा वो दोनों आप बहुत अप्रिसिएट करने वाले हो। ठीक है, तो मैकेनिक्स, मैंने क्या बोला यार, इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स। राइट, एक्सप्लेन करता है पूरे यूनिवर्स को। मैं बोल रहा हूं, मेरा आवाज जो है वो, अगर आप खड़े रहते हैं यहाँ पे तब तो इजीली चले जाता साउंड, मैंने बोला मेरे थ्रोट में वाइब्रेशन हुई, साउंड निकला, वो साउंड आपके कान तक गया। अच्छा यार, आप इस वक्त तो आप अपने फोन या डिवाइसेस में चला रहे हो, तब वो चीज कैसे जा रही है, वहां भी कहीं ना कहीं मैकेनिक्स शामिल है। ओके, वहां भी मैकेनिक्स शामिल है, मतलब यार मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर देता है यूनिवर्स को, सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, तो बड़े प्यारी सी बातें हो गई, ये सब सब क्या खूबसूरत बातें हैं ना यार। फिर हम चलते हैं कि क्या क्या टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स कैसे हैं। जैसे जैसे यार, मैकेनिक्स एक ही टाइप का मैकेनिक्स तो होता नहीं है, कई टाइप्स के मैकेनिक्स होते हैं। जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना यार, वो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, और ये आपको बहुत पढ़ना है, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। मैं जितना, ये मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था जब मैं 11th 12th में था, 11th में।
ठीक है, स्टार्टिंग हुई थी मेरी क्लासिकल मैकेनिक्स से, मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं लिटरली, इसके ना आइडिया नहीं है मेरे को कुछ। ठीक है, उसमें कहीं से भी क्वेश्चन ला, मैं इतना कॉन्फिडेंट हुआ करता था, एरोडो प्रोटो सब लगा रखे थे, अस्सी वर्मा सब। खैर ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स बड़े अच्छी टॉपिक है यार। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या बातें होती हैं, हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की बात करते हैं, ग्रेविटी से कैसे एक्ट करता है, किपलर्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, प्लेनेट एक्सिस में रिवॉल्व कैसे करती हैं। ठीक है, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स यार, एक एप्पल जो कि पेड़ से गिर रहा है नीचे, और एक मून जो कि अपने ऑर्बिट में स्टेबल है, वो दोनों सेम रीजन की वजह से स्टेबल है, या दोनों सेम रीजन की वजह से हो रहा है ये इवेंट। ठीक है, ये सब बड़े अच्छे अच्छी बातें हम करने वाले हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, उसके बाद से आप मैकेनिक्स में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे यार, क्वांटम मैकेनिक्स आता है आपके पास, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, ये चीज कहां से आई, साइंटिस्ट ने कैसे किसकी आइडिया डेवलप करा, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स खैर आपके अभी के सिलेबस में नहीं है, तो आपको उससे थोड़ा रिलैक्स ही पाओगे यार। क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी चीज है किसी के भी पल्ले नहीं पड़ती। मतलब किसी ने कहा है यार कि अगर आप कह रहे हो कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आती है, तो आप झूठी बोल रहे हो। ठीक है, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ती यार, हम लोग समझते हैं, हम लोग समझाते हैं, इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बट क्लासिकल मैकेनिक्स तो बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये चीजें बड़ी अच्छी लग रही होंगी। ओके, फिर याद आता है आपका, मतलब मैं पार्ट अगर डिवीजन करूं ना, तो एक डिवीजन आएगा यार आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। क्या है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये क्या चीज होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा सब डिवीजन बना रहा हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स में यार आपका फोकस करता है, क्लासिकल मैकेनिक्स फोकस करता है यार, ये कैसा चलता है, अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, ओके, मैं इतने दिन बाद क्लास ले रहा हूँ ना कि मेरे को सब भूल ही गया है। खैर, ओके, ठीक है, ये यार आपका फोकस करता है, फोकस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं, आपका ये पेन हो गया, ठीक है, आपका फोन हो गया, आप जिन चीजों से यार, मतलब जिन चीजों को आप देख पा रहे हो आपके आसपास में, वो इन चीजों के ऊपर फोकस करेगा। राइट, ये होता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। फिर यार आपका आता है क्वांटम मैकेनिक्स, फोकसेस ओवर इस, ये किस में फोकस करता है, फोकसेस ऑन ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करता है। अभी कुछ पढ़ना नहीं है, बस आइडिया ले रहा हूं मैं अभी। ठीक है, मैं अभी चाहूं तो पढ़ा दूंगा यार, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। ठीक है, पहले ही लेक्चर में सब पढ़ा दूंगा, बड़े बड़ी चीजें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो फिर आप बोलोगे यार, मतलब आइडिया नहीं मिल पाएगी ना। मैं एकदम कोर बिल्ड से बिग करूँ ना उसको, ब्रिक बाय ब्रिक, तो वो चीज अलग ही होती है। फिर यार आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये क्या चीज होती है, तो पहली बार नाम सुन रहे हैं यार। ठीक है, आपने सुना होगा ना फिजन फ्यूजन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल खूब तेज मूव कर रहा है, ठीक है, किसी न्यूक्लियस से टकरा रहा है, अलग चीज कोई फॉर्मेशन हो रही है। ये सब चीजें आती हैं यार रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म में, मैकेनिक्स में। मतलब मैं कहूंगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मूविंग विद वेरी हाई स्पीड। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, moving with very high speed, very high speed। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्पीड में कोई चीज अगर कोलिजन होती है ना, या जो फिनोमेना होता है उसके अंदर, उसको उसके बारे में हम पढ़ते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म में। एक बात मैं बोल दूं यार, ये तीनों की तीनों ना इंटरकनेक्टेड है। साथ में यार एक और आता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, मैं उसको भी थोड़ा सा अच्छे से प्यार से लिख देता हूँ। ठीक है, ऑल्दो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आप पढ़ने वाले उसको उतना। खैर, ओके, कहाँ गया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये क्या होता है यार, इसमें आप पता है लार्ज नंबर पार्टिकल्स को स्टडी करते हो, उसके बेसिस पे आप कोई आइडिया बनाते हो। ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ बिहेवियर, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, छोड़ो उसको, इसको पढ़ना ही नहीं है।
ठीक है, तो ये चीजें यार, ये तीनों के तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है आपको लग रहा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे इससे कनेक्टेड है, बट क्लासिकल से ही हम क्वांटम में जंप करते हैं, राइट। इसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा आज के लेक्चर में यार। बड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी। मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा, कब वैलिड होता है कब नहीं वैलिड होता है, इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, उसका पूरा प्रैक्टिकल फील जो होता है मैं वो समझाऊंगा, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। चीजें दिख रही है ना यार अच्छे से, मुझे एक बार रिव्यू दे देना। मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं पीपीटी पीपीटी बना के नहीं लाता, मैं ऐसे लिखता जाता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज एक बार रिव्यू दे देना, मैं क्या चीजें हैं, क्या इंप्रूव करना चाहिए, एनीथिंग, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में भी और ब्रांचेस आती हैं। आप अगर, अच्छा होगा कि आप एक कॉपी लो और उस पे चीज़ों को नोट करो, अच्छी अच्छी चीज़ें। अभी तो बस प्यारी प्यारी मैं लिख दे रहा हूँ यार, ये प्यारी बातें हैं। कैसी बातें हैं, ये प्यारी बातें हो रही हैं, ठीक है। सब क्या हो, आप सब एक इमर्जिंग फिजिसिस्ट हो, मैं ये प्यारी बातें बता रहा हूँ अभी तो, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में यार और भी ब्रांचेस होते हैं आपके, ब्रांचेस नहीं कहूंगा, इसके थोड़े सब डिवीजन टाइप के हैं एक तरीके से। जैसे तीन सबसे मेन होता है, एक तो आप यार अक्सर पढ़ते ही हो, दैट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, आपको दिख तो रहा है यार यहाँ का पार्ट, क्योंकि आई थिंक रिफ्लेक्शन आ रहा होगा काफी। ओके, तो मैं हल्का सा चेक करता हूँ, आई थिंक नाउ इट इज फाइन। न्यूटोनियन मैकेनिक्स अब दिख रहा है, बट मैं गंदा दिख रहा हूँ इसलिए सही करूँगा उसको, ठीक है। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। ये कब का टाइम, ये कब का टाइम था। तो आपके यार न्यूटन के बारे में बात पता है, बड़े स्मार्ट दिखते थे वो, एकदम बढ़िया बढ़िया लंबी करली बालें, ठीक है। ही वॉज वेरी हैंडसम। न्यूटन और हुक्स का ना एक क्लास हुआ था, जैसे रॉबर्ट सोसाइटी ऑफ लंदन में दोनों बैठते थे, सारे साइंटिस्ट बैठते थे, और वहाँ पे यार चीज़ें होती थी कि लोग अपने अपने थ्योरीज अपने अपने डिस्कवरीज जो होते थे ना उनको वो लोग प्रेजेंट करते थे। तो उसमें एक बार न्यूटन में और हुक्स में एक क्लास टाइप का हो गया था। फिर जब हुक्स मरते हैं तो उन्होंने, न्यूटन ने जो भी रॉबर्ट सोसाइटी ऑफ लंदन में जितने भी उनके हुक्स के जितने भी अच्छे से अच्छे पेंटिंग्स या कहूँ ये सब चीज़ें रखे थे ना, न्यूटन ने सब फेंकवा डाली थी। फिर कहा जाता है ऐसा, क्योंकि फिर न्यूटन के आने के बाद हुक्स के चीज़ें बची ही नहीं, हुक्स थे छोटे से एकदम क्राउडेड से। एनीवेज, ये है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटन वाज बाय फार द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। आई एम नॉट कंसिडरिंग आइंस्टीन। तो यार इनका जो टाइम था अराउंड 1688 में ना, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, मुझे बुक का नाम नहीं याद आ रहा है, ना ही वो जरूरी है, ठीक है। तो 1688 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी यार, जिसमें उन्होंने काफी चीजें लिखी थी, राइट। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाज वेरी फाउंडिंग थिंग। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूटन के पहले अपने रूल्स या अपने नियम किसी ने नहीं दिए, जैसे गैलीलियो ने दे रखे थे। सबको लगता है यार ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया, नहीं, गैलीलियो ने उनसे भी पहले बता दिया था इस आइडिया के बारे में। और एरिस्टोटल या बहुत बहुत पहले अगर मैं जाऊं तो चीजें हो रखी थी, बट उसको एक अच्छे शेप में किसने दिया, न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स यार ये चीज है, राइट। फिर न्यूटन के बाद से अराउंड आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स हम पढ़ते हैं यार लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, ठीक है। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। जैसे इसमें ना, जैसे न्यूटनियन मैकेनिक्स में किसके बारे में चर्चा होता थी, ये फोकस्ड ओवर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, राइट। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ये ज्यादा फोकस्ड होता है ऑन फोर्स, फोर्स, फोर्सेस। ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन ने सब तो फोर्स के बारे में बताया, तो ये फोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड होगा। क्या लॉस थे, ये सब चीजें अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं, स्लाइड को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड टू दैट, राइट। फिर लैग्रेंजेस मैकेनिक्स आता है, ये बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं अपने पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, पोटेंशियल में कहूं या काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। इनकी सारी की सारी डिस्कवरीज ना इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती, राइट। फिर आते हैं यार आपके, फिर आपके आते हैं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। और मैं इस पे इन्फेसिस इसलिए करूंगा ना कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स देख रहे हो, हैमिल्टोनियन ने उसका रास्ता दे दिया एक तरीके से। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में क्या जिक्र होती है, इसमें भी एनर्जी की बात होती है। आप अभी पढ़ोगे हैमिल्टन थ्योरम, एनर्जी, ठीक है। अक्सर इसमें भी, अक्सर क्या, हर टाइम इसमें भी यार एनर्जी की ही बातें होंगी, ठीक है।
हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। इसमें ना हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में एक सही जैकोबी नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका एक्सटेंशन भी दिया था, ठीक है, एक्सटेंडेड बाय जैकोबी। आप नाम एक बार जाके सर्च कर लेना, मुझे यार इतना याद नहीं है, ठीक है। बल्कि ये सब चीजें तो कोई पढ़ता ही नहीं है, मैं ऐसे ही मेरे ज्ञान की बातें हैं तो मैं बता रहा हूँ, प्यारी प्यारी बातें, ठीक है। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में क्या था यार, एक्सटेंडेड बाय जैकोबी हुआ, और दिस वाज लाइक द पाथ, या मैं कहूँ क्या कहते हैं यार उसको, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ जा रहे हो, तो मतलब ये था ओपन गेट फॉर फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। आप क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा स्टेप इन करते हो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के हेल्प से, राइट। तो यही चीजें हैं यार। हाँ, इतनी बातें तो मतलब पता ही होंगी, और नहीं पता है तो यार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मैं हट जाता हूँ फाइनली, ठीक है। मैकेनिक्स क्या होता है यार, इट इज द एक्सप्लेनेशन टू द यूनिवर्स, फोर्स कैसे एक्ट करता है, दो बॉडीज हैं उनकी स्टडी कैसे होती है, राइट, ये सब मैकेनिक्स में आता है। मैकेनिक्स के एक तरीके से चार सब पार्ट होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये क्या लिखा है मैंने, पहले बात तो प्यार से लिखता हूँ इसको यार, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है, ओके। और इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मूविंग विथ वेरी एक्सपर्टली, फिजन फ्यूजन इन सब चीजों की बातें होती हैं यार, ठीक है। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स को ही पढ़ना है आपको, राइट। आप अपना सिलेबस उठा के देखोगे ना, तो उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स की चीजें काफी हैं, तो उसको अपने सब पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो कि आप बहुत तबीयत से पढ़ोगे, बहुत प्यार से पढ़ोगे, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको पढ़ाना, एंड आई विल लिटरली प्रोड्यूस द मास्टरपीस, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे यार लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, दैट इज ऑल। अच्छा, 1688 में ये हुआ था, ये अराउंड यार आपका 1783 में हुआ था, ठीक है, 1783 के अराउंड ये हुआ था, मतलब एक तरीके से 100 साल बाद, ठीक है। और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो था, ये आपका आई गेस 1832 में हुआ था, 1832-33 के अराउंड ये भी हुआ था, ठीक है। 1832 या 31 के अराउंड हुआ था, यस 31 अराउंड। इन्होंने अपनी 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 बुक पब्लिश की थी, उसमें इन्होंने चीज़ों का जिक्र किया। हम्म, तो यही है यार, पूरी की पूरी मैकेनिक्स मैंने एक बोर्ड के अंदर रख दी, पूरी मैकेनिक्स तो नहीं बट स्टिल 90% ऑफ दैम। अब हमें पढ़ना है द न्यूटोनियन मैकेनिक्स गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो हम मूव करते हैं यार उस चीज पे, ठीक है। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्यारी बातें अब खत्म होती हैं, ठीक है, प्यारी बातें विथ इमर्जिंग फिजिसिस्ट क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ ही प्यारी बातें हो रही हैं, ठीक है। और ये सब चीजें मैंने बता दी, मैकेनिक्स के पार्ट्स होते हैं, ये सब पार्ट होते हैं, ये चीजें होती हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपको ढंग से पढ़ना है। अब ये एपिसोड मूव करते हैं यार पूरी की पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरफ, राइट, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। ओके, तो इसमें काफी चीजें तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे यार, मतलब न्यूटन मैकेनिक्स में मैं जैसे सबसे पहले तो पढ़ाऊंगा थ्री लॉज ऑफ मोशन क्या होता है आपका, ठीक है, थ्री लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। बट बट मेरा पढ़ाने का उद्देश्य लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ाना है, बल्कि कुछ चीजें बतानी है आपको, ठीक है। जैसे आपका जो सबसे पहला टॉपिक है ना, आप सिलेबस देखोगे तो ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। बट अगर मैं ये लॉज ऑफ मोशन ना बताऊं तो वो बताना थोड़ा अनफेयर होगा, क्या है भाई, ठीक है, वो बताना थोड़ा अनफेयर होगा, बल्कि मैं एकदम स्टेप वाइज चल रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें आप कुछ नई चीज सीखोगे यार, ऑफ कोर्स नई चीज सीखने वाले हो, जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो था,
उसमें आप एक नई चीज पढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वीक फॉर्म। तो ये चीजें क्या होती थी आपको कोई आइडिया नहीं था आज तक 12th में, बट टुडे आई टीच दैट। आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के सिलेबस में लाइन लिखी हुई है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड वीक फॉर्म। काफी बच्चों को आइडिया ही नहीं होता है क्या होता है, नाम ही नहीं सुना होता है, बट आप वो चीज देखोगे आज। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, गेट इट बैक। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो रहा है। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, सबसे पहला लॉ, सबसे पहला लॉ, अरे बाप रे, ठीक है, इसको थोड़ा कम करते हैं, दिस दिस दिस, ओके, ठीक है। सबसे पहला लॉ क्या कहता है यार, ये तो आप पढ़ ही चुके हो। कोई एक बॉडी है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वो या तो रेस्ट पे रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल जाएगी, राइट। मैं इसको कहूंगा, मैं इसको कहूंगा इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप यूनिवर्सिटी में हो, अब आप 12th के डिफरेंस थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक है। मैं कहूंगा यार इफ नेट फोर्स इज जीरो, इफ इफ एफ नेट इज जीरो, मतलब क्या यार, अगर फोर्स जीरो है तो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है, राइट। कोई बॉडी या तो रेस्ट पे है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो यार फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो तो बॉडी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। अगर मैंने इसको इसको ऊपर फेंक दिया और ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होती, तो ये ऊपर जाते जाता जाते जाता जाते जाता, राइट। इसको खींचने वाला कौन होता है, ग्रेविटी होता है। मैं इसको फेंकूं और यार ग्रेविटी को खत्म कर दूं और मैं फ्रिक्शन को खत्म कर दूं यार, फ्रिक्शन तो वो कहां तक जाएगा, ये पूरा यूनिवर्स पार कर जाएगा, मल्टी यूनिवर्स में चला जाएगा, जब तक कोई एस्टेरॉइड या कोई किसी दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी इस पे एक्ट ना करने लगे। बात समझ में आ रही है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, इट मींस ए नेट इज इक्वल टू जीरो। इसको स्मॉल से करते हैं यार, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका वैसे वर्षा मैं कहूँ यार, अगर एक्सेलरेशन नेट जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी पे जो एफ नेट है वो जीरो है, वो जीरो है, ठीक है, वो एफ नेट जीरो है। बट क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, क्या ये हर जगह वैलिड होता है, बताओ, नहीं, दिस डजंट होल्ड ट्रू एवरीवेयर, ठीक है। यहीं से आपकी अब आपकी क्लास चालू हो रही है, ठीक है। दिस 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 डज नॉट होल्ड ट्रू एवरीवेयर, ठीक है। इसमें कुछ कुछ बातें थी जो नहीं पता था लोगों को। मतलब यार अगर मैं कुछ एक्सेलरेटिंग फ्रेम या रोटेटिंग फ्रेम में कुछ चीज डाल दूं, मैं अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम या रोटेटिंग फ्रेम में चीजें देखूं, ये फ्रेम क्या होता है भाई, फ्रेम क्या होता है, मैं बहुत बिगिनिंग से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं सब बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो ये मेरा एक फ्रेम हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे है तो ये इसका एक फ्रेम हो गया, मैंने इसको उठा के फेंका, ठीक है। तो ये जब ये मोशन में था तो उस एक पॉइंट पे पॉज हुआ, वो उसका फ्रेम हो गया, बात समझ रहे हो। तो अगर मैं कुछ एक्सेलरेटिंग फ्रेम मतलब यार कि कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है, राइट। जैसे मान लो ये गिर रहा है, ये गिर रहा है पेन मेरा, तो ये डी एक्सेलरेट कर रहा है ना, आई मीन ये एक्सेलरेट कर रहा है ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, एक्सेलरेट कर रहा है ये, तो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया। इन फ्रेम्स में ना ये लॉ वैलिड नहीं हो रहा था, ये लॉ वैलिड नहीं हो रहा था। मैं अभी एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो आप कभी ये देखे हो, आप जब कभी कार वार से जा रहे हो और जब कार घूमती है, मतलब ऐसे मान लो एक रोड है, ऐसे ऐसे एक रोड है और यहाँ पे गए एकदम जूम से घुमाया एकदम कार को अपने या बाइक से, ठीक है यार। आप यहाँ पे हो, मेरी ड्राइंग बहुत घटिया है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। मान लो एक कार है आपकी, ठीक है, मैं बाइक तो बना ही नहीं पाऊंगा इसलिए कार बना रहा हूँ। कार है आपकी, अब आप किसी कर्व के राउंड खूब तेज घुमा रहे हो ना, तो आपको एक फोर्स फील होगा बाहर की तरफ, राइट। आपको एक फोर्स फील होगा बाहर की तरफ, वो फोर्स क्या है, कैसे वो फोर्स फील हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है। वॉट इज दिस फोर्स, वाई इज दैट फोर्स बीइंग एक्टेड अपॉन यू,
या इससे छोड़ो, मैं और अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैं इस लॉ को डिस्प्रूव करके दिखा रहा हूँ अभी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। नो डिसरिस्पेक्ट टू न्यूटन, ही वाज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट स्टिल, जैसे कि मान लो ये कार है, आप जिस कार में आप घूम रहे थे उस कार को मैंने ऐसे बना लिया, और ये सपोज आपकी कार है, ठीक। और मान लो यार ये ए एक्सेलरेशन से बाहर भाग रही है, ओके। तो हम देखते हैं, अगर मैं इस कार को ना एक स्ट्रिंग लूं और एक स्ट्रिंग से एक कोई चीज टांग दूं, उस पर कोई बॉब टांग दूं, तो यार जब कार ऐसे घूम रहा होगा ना, तो ये बॉब कुछ ऐसा एक्ट करेगा। मैं ढंग से डायग्राम बनाऊं थोड़ा, गिव अ मिनट, गिव अ मिनट, राइट। मैं ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। ये है मेरी, ठीक है, ये मेरी कार, और यार ये ए एक्सेलरेशन से मान लो इधर मूव कर रही है, तो मेरा जो बॉब होगा ना कुछ ऐसा रहेगा वो। मान लो मैंने एक बॉब लिया, पेंडुलम टाइप का लिया, उसको कार में टांग दिया, कार ऐसे गई तो पेंडुलम पीछे हुआ, कार ऐसे गई, पेंडुलम ऐसे मेरे पीछे हुआ, और ऐसे मान लो है वो। इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, इस पेंडुलम पे, इस बॉब पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो यार ये बड़ा ऑब्वियस सी बात पूछ लिया आपने। एक फोर्स इस पे नीचे लग रहा है, मैं इसको बहुत अच्छे से डायग्राम बनाऊं। एक फोर्स इस पे यार आपका नीचे लग रहा है, दैट इज mg। और एक फोर्स मान लो ये थीटा एंगल से डेविएट हो गया, ये एंगल मान लो थीटा है, राइट। तो एक फोर्स यार आपका टेंशन का फोर्स लगता है। अब आई होप मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि टेंशन कैसे लगता है, mg कैसे लगता है, मैं इतना भी बेसिक तो जाने नहीं वाला हूँ भाई। देखो यार, कोई भी मास है तो वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, अर्थ भी एक मास है, ये मास भी एक मास है, तो वो मास को अट्रैक्ट कर रहा है, वो वापस अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज वाई mg। टेंशन कैसे आया? कोई भी स्ट्रिंग होता है, कोई भी वायर होता है, अगर कोई बॉडी उस पर लगा दो तो एक अपवर्ड फोर्स, वायर एक अपवर्ड फोर्स के साथ खींचता है उस बॉडी को, तो दिस इज वाई टेंशन। अब ये इक्विलिब्रियम में कैसे है? धरती इसको mg से खींच रहा है, ये बॉडी उसको ऊपर टेंशन से खींच रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम में है। अगर आपको इन सब बारों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में और अच्छे से पढ़ना है तो मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं यार, ठीक है। बट स्टिल की कोई नीड नहीं है, आप यहीं पे कंटिन्यू कर सकते हो। मैं आप जब पढ़ा रहा था यार यूट्यूब लेक्चर्स पे, तो मैं ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाता था, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाता था मैं। बताओ हम दोनों के बीच का टेंशन कितना है, कैसे टेंशन फोर्स, तो बड़ी डीप एनालिसिस होती थी, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड है। एनीवेज, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक कार ए एक्सेलरेशन से उधर जा रही है, तो मैंने देखा ना यार एक बॉब है, वो कुछ ऐसा से बना लिया, राइट, ओके। अच्छा, आपको फोर्स के कंपोनेंट्स लेने तो आते हैं ना। मान लो ये फोर्स है, मान लो मैंने ऐसे कोई बॉडी पड़ी थी, मैंने एफ फोर्स लगाया, कोई बॉडी पड़ी थी, एफ फोर्स लगाया, थीटा एंगल, ठीक है, थीटा एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, थीटा एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, ठीक है। तो यार इसके दो कंपोनेंट आप निकाल सकते हो, एक होता है एफ कॉस थीटा, एक होता है ये परपेंडिकुलर वाला एफ साइन थीटा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, आप एलयू में बिना ये सब पढ़े नहीं गए होगे, तो आई एम अज्यूमिंग कि यार आपको ये सब पता है, ओके, ऑलराइट। तो यार ये टेंशन जो है वो ऐसे एक्ट कर रहा है, mg नीचे है, टेंशन ऐसे, mg नीचे, तो टेंशन का कुछ ये वाला कंपोनेंट भी आएगा। बात समझ में आ रही है? समझो ये टेंशन है, ये है आपका टेंशन, कितने एंगल पे? अच्छा देखो, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा? देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये था आपका टेंशन। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, मतलब ये वाला टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और ये वाला टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई, राइट, ऑलराइट। मतलब इस वायर पे, इस बॉब पे एक फोर्स ऊपर लग रहा है, ये वाला, एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, ये बात तो क्लियर थी। बट इस पे इधर भी एक फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, मतलब दिस बॉब, अगर मैं सिर्फ इस पे फोर्स बताऊं तो एक फोर्स यार ऊपर लग रहा है, दैट इज टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, एक फोर्स नीचे लग रहा है mg। मैंने बोला अगर यही फोर्सेस थे तब तो बात अच्छी थी, बट एक फोर्स पे इधर भी लग रहा है, एंड दैट इज टी साइन थीटा, राइट। इस बॉब पे टेंशन उधर, तो टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, फिर से बता रहा हूं, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, नीचे इज mg, वेरी फाइन। मतलब मान लो ये दोनों फोर्सेस, इसको इस डायरेक्शन में तो फोर्स ही नहीं लग रहा। बात समझ में आ रही है? इस डायरेक्शन में क्या क्या बनते जाते हैं,
इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। मतलब इस पे अगर मैं नेट फोर्स पूछूं, इस बॉब पे नेट फोर्स किधर है, तो इस बॉब पे नेट फोर्स कुछ इधर है। मान लो ये दोनों कैंसिल भी कर देते हैं एक दूसरे को, बट स्टिल नेट फोर्स इज देयर दिस साइड। तो ये बॉब रेस्ट पे कैसे है, ये क्यों नहीं इधर मूव करने लग गया? ये बॉब अगर मान लो एक फोर्स नीचे, एक फोर्स टेंशन, टेंशन का ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये इधर क्यों नहीं मोशन कर रहा? बात समझ में आ रही है यार? मतलब यहां पे यार एफ नेट जो था आपका, जो आपका नेट फोर्स था, वो जीरो के इक्वल नहीं था। मैंने प्रूव कर दी इस बात को, इस पे नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं है। स्टिल 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 जो नेट एक्सेलरेशन था वो जीरो के इक्वल आया। ये बॉब रेस्ट पे था अपना। हम कार में बैठ के इतना आराम से देख रहे हैं यार, देख रहे हैं बॉब ऐसे है, बट एक्चुअल में तो उस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन नेट इज इक्वल टू जीरो। या एक्सेलरेशन नेट इज इक्वल टू जीरो तो फोर्स नेट इज इक्वल टू जीरो। बट मैंने ये चीज प्रूव करके दिखा दी ना यार, ये चीज तो होल्ड नहीं कर रही है। यहीं आ गई, यहीं हम एक दो फ्रेम का नाम सुनेंगे, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट? ठीक है, आई होप आपको ये भी प्यारी बातें लग रही होंगी, आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। बड़ा क्लासिकल, बड़े अच्छी बातें कर रहा हूं मैं आज। जनरली मैं अच्छी बातें करता नहीं हूँ फिजिक्स के साइंस में, ठीक है, हम न्यूमेरिकली पढ़ रहे होते हैं स्टिल। ठीक है, तो ये चीज आ गई, आपको बात समझ में आ रही है ना? मैंने नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं है यहाँ पे, बट एक्सेलरेशन एट जीरो के इक्वल आ रहा है, दैट डिस्प्रूव्स द न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, राइट? ठीक है, अच्छा एक काम करो, अगर मैं मान लो इस बॉब पे, मुझे पता है ये क्या हो गया, क्या लिखा था, दिस डजंट होल्ड ट्रू एवरीवेयर। ओके, इस बॉब पे जिस पे नेट फोर्स इधर लग रहा है, मैं मान लो इसको पकड़ के इधर खींच रहा हूं। इस बॉब पे जिस पे नेट फोर्स इधर लग रहा है, मैं इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स पकड़ के इधर खींच रहा हूं। ठीक, मान लो मैं, अब ये दूसरा वाला सीन है, ठीक है, मैं इस बॉब को पकड़ के इधर फोर्स खींच रहा हूं। पहले ये था, ओके, नीचे mg लगा, इधर टेंशन लगा, अब मैं ऐसे फोर्स से खींच रहा हूं जो नेट इधर था। मतलब इस वक्त एफ नेट कितना हो गया? इस वक्त एफ नेट जीरो हो गया। इस वक्त एफ नेट जीरो हो गया। मैंने क्या बोला शुरू से, ये बॉब यहाँ पे टंगा है, तो इस पे एक नीचे mg, इधर एक टेंशन, टेंशन का ये कंपोनेंट, मतलब ये दोनों कैंसिल, तो इधर नेट फोर्स, इधर नेट फोर्स है, तब भी वो बॉब क्या है, रेस्ट पे है। मतलब एक्सेलरेशन नेट जीरो है, मतलब फोर्स नेट नॉन जीरो, तब भी एक्सेलरेशन जीरो। मैंने बोला कि अब मैं इस बॉब को, जिस पे नेट फोर्स इधर लग रहा था, मैं इसको पकड़ के इधर अगर खींचूंगा तो ये बॉब ऐसे आ जाएगा, बॉब एक्सेलरेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने मान लो बॉब ऐसे पड़ा था, मैंने इसको ऐसे पकड़ के खींचा तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट हो जाएगा। मैंने इक्वल फोर्स दिया, ये इधर एक फोर्स था नेट फोर्स, मैंने उतना ही नेट फोर्स जब इधर दिया तो बॉब एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब इस वक्त फोर्स नेट जीरो है, तब भी एक्सेलरेशन नेट जीरो के इक्वल नहीं आया। मैं बात फिर से समझा रहा हूं, ये बॉब पड़ा था, मैंने इसको इधर अब खींचा, जितना नेट फोर्स इधर था उस नेट फोर्स से इधर खींचा, मैंने देखा ये बॉब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, राइट? ये पेंडुलम जो था ऐसे टंगा था, अब मैंने इसको इधर खींचा तो ये पेंडुलम ऐसे हो गया, ये कुछ एक्सेलरेट कर गया। पर मैंने तो एफ नेट जीरो किया था, इधर जितना फोर्स था मैंने उतने ही फोर्स से इधर खींचा, एक्सेलरेशन नेट जीरो किया, तब भी एक्सेलरेट हो गया। हमें समझ में आया यार, फोर्स नेट सब जीरो हो गया, फोर्स नेट जीरो हो गया, तब भी एक्सेलरेशन नेट जो था वो नॉन जीरो आया। मतलब एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, स्टिल ए नेट इज इक्वल टू जीरो। दूसरे केस में फोर्स अप्लाई किया इधर की डायरेक्शन में, तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन नेट जीरो नहीं आया। ठीक है, आपको इस लेवल की डिस्कशन यार कहीं नहीं मिलने वाली है, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो आप बहुत प्यार से पढ़ो, मेरे पे ट्रस्ट करके पढ़ो, मैं हर चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसको पता नहीं क्या ऑब्सेशन है मेरे से, ठीक है? ऑलराइट, ओके ओके, ठीक है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की अच्छी बातें हो रही हैं, मैंने इतनी चीजें पढ़ा दी। मतलब ये था फर्स्ट लॉ, ये क्या है आपका फर्स्ट लॉ, इतनी चीज पढ़ा दी मैंने। तो यार आप जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे,
आपको बताई जाती थी एफ नेट इज इक्वल टू 0, ए नेट इज इक्वल टू दिस इज दिस। अच्छा कोई बच्चा यहाँ पे सूडो फोर्स उसके बारे में बताया ना, मारूंगा उसको। इसमें अभी सूडो फोर्स मत लगाना। सूडो फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स क्या होता है? दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बीच की चीज। मेरा पेन आपको अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज यू आर अनदर बॉडी, माई पेन इज अनदर बॉडी, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर बाय द वर्च्यू ऑफ मास। दोनों के पास मास है, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, अच्छे सेंस में समझना, मैं आपको बाई ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मेरे से कोई और मोटा तगड़ा होता वो और अच्छे से अट्रैक्ट करता। खैर ठीक है, तो these things are being happened just because they are bodies। अब इसमें कोई सूडो फोर्स मत लगाना यार, सूडो फोर्स लगा दिया। सूडो फोर्स क्यों होता है भाई? एनी द अनदर बॉडी, कोई बॉडी है कांटेक्ट में? नो, इट इज अ फॉल्स फोर्स, तो कोई फोर्स ही नहीं होता। ठीक है, तो मैंने प्रूव कर दिया यार, एफ नेट नॉट इज इक्वल टू 0, स्टिल ए नेट इज इक्वल टू 0। एफ नेट 0 नहीं है तब भी एक्सेलरेशन है, तब भी ए नेट 0 है, रेस्ट पे है। और यहाँ पे एफ नेट 0 है तब भी ए नेट 0 नहीं है। यही जन्म होता है यार फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस का। दिस गेव बर्थ, ये जो मैं बता रहा हूं ना, मैंने बहुत एक्सप्लेन करा अच्छे से इसको। दिस ऑल गेव बर्थ टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो मेरी कहानी है, दिस गेव बर्थ टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बर्थ ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने ये एक्सेलरेशन लिया था इसमें एक। मैं बोलूंगा कि देखो यार, ये जो फ्रेम होता है ना, वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। और न्यूटन के जितने भी लॉज हैं वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड हैं। मतलब दिस होल्ड डज नॉट होल्ड ट्रू एवरीवेयर, बट होल्ड्स ट्रू, बट होल्ड्स ट्रू, होल्ड्स ट्रू इन व्हाट? इन इनर्शियल फ्रेम। अब ये इनर्शियल फ्रेम क्या होता है यार? इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम मतलब यार एक्सेलरेशन एट 0 होगा इसका। मतलब या तो ये रेस्ट पे है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा। मैं ऐसा फ्रेम क्या होता है पहली बात? फ्रेम मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं एक फ्रेम बना दिया। आप ट्रेन के अंदर जा रहे हो मस्त स्पीड से, ठीक है, तो वो आपका एक फ्रेम हो गया। फ्रेम क्या होता है? एक्स वाई जेड एक्सिस आपने बना लिया, वो एक आपका एक फ्रेम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज द थिंग, ये आपका होल्ड्स ट्रू इन इनर्शियल फ्रेम। इन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनिशियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें न्यूटन के सारे लॉ वैलिड होते हैं। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम वो होता है, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम था। मैंने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं है। मैंने ऐसा फ्रेम लिया जिसमें बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी। ठीक है, ये बॉडी, मैंने ऐसा फ्रेम लिया जिसमें बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी। ये कौन सा फ्रेम था? ये आपका एक्सेलरेटिंग फ्रेम था, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, या मैं कहूं नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आ रही है? ओके, ऑल राइट, इतनी बातें हमें समझ में आ गई हैं। एक सेकंड, ओके, ऑल राइट। तो यार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 मिनट के लिए हट जा रहा हूँ। चलो, अब यार फर्स्ट लॉ की बातें हो गई। फर्स्ट लॉ से हमने एक आइडिया बना लिया कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। और ये आइडिया जो है ना यार, हमें बहुत हेल्प करने वाला है आगे के लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए। काफी लोग बोलते हैं यार कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ एक तरीके से सेम ही है, अभी बता रहा हूँ 1 मिनट। ठीक है, अब आते हैं यार सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये क्या होता है? ये किसकी बातें करते हैं? तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है यार कि अब देखो, अब मैं जो पहली लाइन लिखूंगा वो ये होगा कि इन इनर्शियल फ्रेम, इन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम के अंदर एफ नेट इज इक्वल टू, ये वेक्टर बना लो, नेट छोड़ो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। अब लोग बोलते हैं यार ये तो, अच्छा एक बात मैं बोलूं, ये एक्चुअल लाइन नहीं था। एक्चुअल लाइन ये कहता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या फोर्स अप्लाइड इज दिस एंड दैट। उस चीज को छोड़ो, आप ये चीज पढ़ो, अब उसका टाइम नहीं है। ठीक है, एफ नेट, एफ इज इक्वल टू एम ए नेट लिख लो,
ठीक है, लोग कहते हैं ना कि ये तो फर्स्ट लॉ हो गया कि अगर एफ को जीरो रखो तो ये फाइनली जीरो आ जाएगा, मतलब ए जीरो हो गया, मतलब बोथ आर सेम। बट नहीं, हमने फर्स्ट लॉ से पहले बनाया, अपना एक कंसेप्ट बनाया कि इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, फिर हम इस चीज पे आए हैं। तब हमें ये चीज अच्छे से समझ में आ रही है कि इनर्शियल फ्रेम एफ नेट इज इक्वल टू एम इनटू ए वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो एक बॉडी है, आप इस पे मान लो 5 kg की बॉडी थी, आप इस पे 25 न्यूटन का फोर्स लगाए, मैं पूछूं एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, तो 25/5, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑल राइट, बट दिस इज ऑल किड्स थिंग, यू डोंट हैव टाइम टू डू दिस। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये हो गया। अब आते हैं यार जो आपका सबसे मेन चीज है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट, न्यूटन के थर्ड लॉ पर। अब जब आप 11th में मेरे से पढ़ रहे थे ना, तो मैंने एक बढ़िया से अच्छी से लाइन बोल दी थी कि एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। बट यार उसमें बहुत सारे कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शन, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, इसीलिए मैं इस लॉ को एकदम अच्छे से बताऊंगा इस बार। वेट अ सेकंड। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि, बोल दूं एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, नहीं, तो ये मैं बताऊंगा यार कि मान लो दो बॉडीज हैं 1 and 2, ठीक, लाइक दिस इज 1 and this is another body placed at some distance, that is 2। ठीक है, तो मैं कहूंगा फोर्स applied by 1 on 2 and force applied by 2 on 1, 2 on 1, जैसे ये जितना फोर्स अप्लाई किया और ये जितना फोर्स अप्लाई किया इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in direction, force applied by 1 on 2 and force applied by 2 on 1 is equal in magnitude and opposite in direction। अब यहां से यार आपको एक्शन रिएक्शन पेयर का कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, राइट। तो ये चीज हमें मिल गई कि मतलब ये इस पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा वही फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा और वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। बट यार ये थोड़ा कंसेप्शन मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है, मतलब क्या ये कंप्लीट है, इज दिस कंप्लीट? पढ़ लो एक बार, थोड़ा खुद का भी इंट्यूशन लगाया करो, देखा करो कि मैं क्या लिख रहा हूं, क्या ये कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट नहीं है। मान लो ये, मान लो ऐसे कर रहा है, ऐसे, ये मान लो इसको इधर खींच रहा है और ये इसको ऐसे कर रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, क्या ये हो सकता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, इज दिस ट्रू? नहीं, this is not true। तो this force is along the line joining center of these particles। this force is, मैं फिर से एक लाइन लिखूंगा यार, चेंज करते हैं थोड़ा सा कलर, ठीक है। this force is along the line joining सेंटर ऑफ टू मासेस, या मैं कहूँ लाइन जॉइनिंग टू मासेस। ठीक है, ये उसी लाइन पे होगा, ऐसा नहीं कि इस फोर्स ऐसे ये एक फोर्स ऐसे, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, अच्छा एक और बात सुनो, ये बड़े थ्योरी में ऐसा आ जाता है कि अगर आपने इस लाइन को इसके साथ मिला के बोला तो ये होता है, मतलब मैं अगर सिर्फ ये लाइन बोलूं ना, मैं सिर्फ ये लाइन बोलूं तो इसको हम कहेंगे वीक फॉर्म, इसको हम कहेंगे यार वीक फॉर्म। ओके, और मैं सिर्फ अगर इन दोनों को साथ में मिला के बोलूं, तो इसको हम कहेंगे यार स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है। बोलने के तरीके हैं दोनों, तरीके क्या, सबसे अप्रोप्रिएट यही वाला है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। मतलब स्ट्रॉन्ग फॉर्म ये भी बोल देता है यार कि दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू मासेस। ठीक है, तो आपके सिलेबस में एक चीज लिखी हुई थी दिस। ओके, तो ये चीज हो गई आपको यार, मैंने बहुत अच्छी आइडिया दे दी है कि मैकेनिक्स क्या होता है, क्या पार्ट्स होते हैं मैकेनिक्स के, कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई,
न्यूटन का लॉ क्या था, न्यूटन का लॉ वैलिड कहाँ था, राइट, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, क्यों न्यूटन का लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होता, कैसे हमने बताया ये चीज, कैसे देखी यार हमने कि इसमें फोर्स नेट, इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं था, इधर की ओर एक फोर्स था, स्टिल एक्सेलरेशन इसका जीरो आ रहा था, ये रेस्ट पे थी, और यहाँ पे हमने इक्वल फोर्स से खींचा, जितना नेट फोर्स इधर था नेट फोर्स से खींचा, तब भी यार एक्सेलरेशन नेट जीरो नहीं आई, ये बॉडी मूव कर गई, ये कुछ ऐसे ए एक्सेलरेशन इसमें आ गया, राइट। तो ये चीजें वैलिड नहीं कर रही थी न्यूटन के लॉ को, तब हमने बताया कि देखो यार इस फ्रेम में न्यूटन के लॉ का जिक्र मत करना, न्यूटन का लॉ वैलिड होता है जब वो इनर्शियल फ्रेम होता है, ठीक है। बहुत मिसकंसेप्शंस क्लियर होंगे आपके यार। फिर यार ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, मैं अभी कुछ न्यूमेरिकल नहीं बताया, चाहे कुछ कैलकुलेटिव चीज नहीं बताया, बट स्टिल आपको पहले से आप कंसेप्चुअली बेटर हो गए होते। मैंने बोला यार कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ये लोग कह देते हैं यार न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहीं से आ जाता है, बट दैट इजंट ट्रू। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमने इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक आइडिया लिया कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल, रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी इनिशियल, और तब हमने बोला यार एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। फिर हमने न्यूटन का थर्ड लॉ देखा, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन पेयर का जिक्र ही नहीं हुआ उसमें, हमने ऐसे करके एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा। अच्छा यार एक और चीज लिख दो, एट एनी डायरेक्शन in opposite in direction at any instant, direction at any instant, ये भी एक लाइन लिख लेना है, at any instant मतलब यार मैं अगर टाइम t 0 पे ये करूं, मैं इसको ऐसे कर दूं, टाइम बदल गया तब भी वो इक्वल एंड ऑपोजिट, मैं इसको इधर लेके ऐसे रख दूं तब भी इक्वल एंड ऑपोजिट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, ये लाइन लिख लेना। और यार इसको बस अगर मैं बोलूं तो ये वीक फॉर्म है, अगर मैं इन दोनों को मिला के बोलूं तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या कहता है कि दीज फोर्सेस आर एक्ट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स। अगले एपिसोड में यार हम पढ़ने वाले हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, जिसमें हम इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम का ही जिक्र करेंगे। तो अगर मैंने डायरेक्टली वो चीज पढ़ा दी होती तो आपको बहुत आई थिंक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती, बट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, दो फ्रेम्स की जिक्र करेंगे हम, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन कैसे चेंज होता है। अगर आप कॉलेज में पढ़ चुके होगे तब भी उस वीडियो को देखना, क्योंकि यार नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी फॉर श्योर, ठीक है यार। तो मैकेनिक्स की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, स्टे वेरी एक्टिव, स्टे प्रोडक्टिव, कॉलेज लाइफ यार एंजॉय करो, बट एक टाइम बना लेना जिसमें आपको पढ़ाई करनी होगी। इसी के साथ सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।